ओ माय गॉड, ये गलती पहले भी हुई थी मेरे से, अभी थोड़ी देर पहले थर्ड ईयर की क्लास में। फिर ये गलती हो गई कि मैंने वॉल्यूम नहीं खोला, सॉरी। ठीक है, अब आ गई वॉल्यूम, मैंने ध्यान ही नहीं दिया तुम्हारे कमेंट्स पर। ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है देखें, यहाँ पे एक तो रो लिख रखा है ना, बस यही शुरू किया था, कोई एग्जांपल कराने वाला था मैं। यहाँ पे सिग्मा लिख रखा है, यहाँ पे लैम्डा लिख रखा है, तो लैम रो बराबर डी क्यू ओवर डी बी, जिसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सिग्मा बराबर डी क्यू ओवर डी ए, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लैम्डा बराबर डी क्यू ओवर डी एल, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यदि चार्ज लीनियरली है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा। यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, और यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर मैंने नेक्स्ट बात की थी कि यहाँ पे जो ये डेंसिटीज हैं, तो वो फील होती है कि डेंसिटी, डेंसिटी शब्द फील होता है क्या? यदि चार्ज बिल्कुल पास पास रखा हुआ है, चाहे वो वॉल्यूम में है, चाहे सरफेस पर है, और चाहे लाइन पर है, कहीं पर भी है, यदि पास पास रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो, सघन हो गया ना, वो डेंस हो गया, तो डेंसिटी हाई हो गई। चार्ज दूर दूर रखा हुआ है तो डेंसिटी लो हो गई, वो विरल हो गया, रेयर हो गया। ठीक है ना? तो डेंसिटी को फील करना आना चाहिए तुमको, डेंसिटी हाँ है यार, डेंसिटी ऐसा कुछ है, यहाँ पे सघन चीज है, डेंसिटी ज्यादा है। तो चार डेंसिटी सारी क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऊपर लिख रहा है, चार डेंसिटी। ऐसी मास डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन लेंथ भी करते हैं ना। जनरली मास अपॉन वॉल्यूम ही होता है, और उसको भी हम मास अपॉन एरिया, मास अपॉन लेंथ कर सकते हैं। ठीक है ना? यदि हम एरिया कंसीडर ना करें, लेंथ को कंसीडर ना करें, वगैरह वगैरह, बात की बात। तो यहाँ पे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देन चार्ज डेंसिटी बोला जाएगा इसको। मास डिस्ट्रीब्यूट होता, मास डेंसिटी। यदि चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी। चार्ज यदि सरफेस पर सुना है मेरी बातों को, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। देखना पड़ेगा सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात मैंने कर ली। अब एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, डेंसिटीज। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें परेशान कर सकती है, इसलिए मैं बिल्कुल बच्चों वाली बातें कुछ दिन, दो एक दिन करूंगा ऐसी बहकी बहकी बातें। यहाँ पे एक ये हाफ सर्कल, क्या है, हाफ सर्कल पर ये चार्ज है। ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, और ये लैम्बडा क्या है, कांस्टेंट। लैम्बडा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, लैम्बडा अभी मैंने लिखा था पिछले हुआ में कि लैम्बडा, ये जो डेंसिटीज है कांस्टेंट भी हो सकती हैं। नंबर दो, ये डेंसिटीज कोऑर्डिनेट्स के साथ भी चेंज हो सकती है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकती हैं। नंबर तीन, ये डेंसिटीज टाइम के साथ ही वेरी कर सकती है। तो एक बार मेरी बात सुने, यदि डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि ना तो टाइम के साथ वेरी कर रही है और ना ही वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पे चार्ज सेम वितरित है। ऐसा नहीं है कहीं पे ज्यादा चार्ज है, कहीं पे कम चार्ज है। ठीक है ना? और यदि चार्ज डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रही है, इसका मतलब हुआ कि चार्ज डेंसिटी हर जगह पे अलग अलग है ना? तो चार्ज भी फिर अलग अलग होगा हर जगह। और यदि चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है तो इसका मतलब एक ही जगह पे चार्ज कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ठीक है ना? जगह का मतलब वॉल्यूम, लेंथ, एरिया। तो एक सर्कल दे रखा है हमको, हाफ सर्कल, है ना, हाफ सर्कल सा लग रहा है, हाफ सर्कल दे रखा है हमको। तो इस हाफ सर्कल में हमको चार्ज बताना है, इसकी रेडियस आर है, ये इसका सेंटर है, और इसकी रेडियस क्या है,
वो सिंपल सिंपल सी बातें कर रहा हूँ, कोई इतनी खतरनाक बात है? ठीक है, ये हमको चार्ज इसका बताना है। तो बताओ कैसे बताओ? हम क्या लिखेंगे? लैम्बडा बराबर क्या होता है प्यारे? डी क्यू ओवर डी एल। तो डी क्यू बराबर क्या हो गया? लैम्बडा डी एल। बहुत छोटी बातें हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या हो गया? टोटल चार्ज इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन लैम्बडा, इंटीग्रेट कर दिया। देन अब यहाँ पे ये डीएल कौन है? थोड़ी थोड़ी ये बातें करें। तो डीएल कौन है? डीएल यहाँ पे कोई एलिमेंट है, इस लाइन पर कोई एलिमेंट है, उसकी लेंथ डीएल। ठीक, ये रेडियस यहाँ पे आर है ही। ठीक है, ओके। और ये एंगल है ना, ये एंगल यदि मैं थीटा मानता हूँ, चलो ये मत मानो, ऐसा करते हैं, यहाँ से एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ पे एक वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा मान लें। तो ये वाला एंगल थीटा माने तो ये छोटा सा एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला छोटा सा डी थीटा। क्या हो जाएगा? डी थीटा। तो ये जो डीएल आएगी, है ना, तो डीएल लेंथ आएगी, कितनी आएगी? आर। ये हो जाएगी लैम्बडा इंटू आर। अब थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना, तो लैम्बडा भी यहाँ कांस्टेंट दे रखा है, आर भी यहाँ कांस्टेंट है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो। तो थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो थीटा इधर गए हम, है ना, और थीटा फिर इधर गए। तो इधर गए तो माइनस पाई बाई टू तक गए, और इधर गए तो प्लस पाई बाई टू। ये लिमिट देखना जानते हो ना? लिमिट देखना, लिमिट कैसे देखते हैं? हमेशा ध्यान रखना, एलिमेंट को पकड़ो और मूव कराओ इसको। तो एलिमेंट को पकड़ के मैं यहाँ लाया, तो जब एलिमेंट को पकड़ के यहाँ लाया तो थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। अब एलिमेंट को पकड़ के मैं यहाँ ले गया तो थीटा कितना हो गया? पाई बाई टू हो गया। ठीक है ना, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पाई बाई टू हो गया। ऐसे ही में थीटा यहाँ 0 था, अब मैं एलिमेंट को, इस एलिमेंट को पकड़ के यहाँ से यहाँ ले आया तो थीटा फिर पाई बाई टू हो गया। लेकिन नीचे तो माइनस पाई बाई टू और ऊपर प्लस पाई बाई। तो लिमिट क्या आएगी? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है, तो लैम्बडा आर हो जाएगा पाई, लैम्बडा आर। ये इस पर चार्ज आएगा, इस पर चार्ज आएगा। समझ गए? तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था, जानबूझ के कोई खतरनाक नहीं बोला इसको मैं, है ना। थीटा पहले यहाँ से लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ से ले लो तो 0 से पाई लिमिट लगा देना, 0 से पाई, तो आंसर तो ही आएगा। ठीक है, चलो। लैम्बडा पाई है, वेरी गुड। ओके, चलो। अब मान लो, एक बार दोबारा इसी को मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। ऐसा होता है, सुनना ध्यान से। और अब इसका जो लैम्बडा है वो लैम्बडा नॉट और कॉस थीटा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन थीटा वो यहाँ पे डिफाइन करता, अपना वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो लेता। एक बात मेरे सुनना ध्यान से, एक बात मैं बोलता हूँ कि ये जो इसने सिस्टम दिया है, जो ये हाफ सर्कल दिया है, इसका सेंटर यहाँ पे है। वेरी गुड, सुनना ध्यान से, इसका सेंटर यहाँ पे है। और मैं, या ये सवाल खुद, चाहे तो मैं और चाहे खुद, है ना, वो खुद जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन भी यहीं रख रहा है, ओरिजिन भी यहीं रख रहा है। क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए ऐसे ही करेगा वो ज्यादातर, और मैं भी ऐसे ही करूंगा। जनरली सर्कल फर्कल के सेंटर पर ही अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं। तो सवाल भी जब देता है तो वो भी एज्यूम कर लेता है, बोले ठीक है यार, यही मान लो, ज्यादा चक्कर हम क्यों पड़ते, नहीं तो इंटीग्रेशन में ज्यादा दिक्कत आनी। ठीक है, तो तुम बच्चे इसलिए कर देता। तो सेंटर अलग बात है और कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन अलग बात है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन यहाँ पे इसने सेंटर पर ही पुट कर लिया है, और यहाँ पे थीटा डिफाइन कर दिया, भैया थीटा देखो ये रहा मेरे। ठीक है, इस तरह से थीटा डिफाइन कर दिया। अब पूछ रहा, बताओ इस पे चार्ज कितना? हाफ सर्कल, ये वापस हाफ सर्कल।
ये इसने रेडियस पेडियस आर है। तो बताओ भाई सर इस पर चार्ज कितना, तो निकालते हैं। तो टोटल चार्ज लैम्बडा इंटीग्रेशन लैम्बडा डीएल। अब डीएल तो अपन को वही रखनी, ये डी थीटा, ये डीएल, डीएल तो वायर पर लेनी है, तो डीएल अपन नहीं ले, तो डीएल तो आर डी थीटा हो गया, तो लैम्बडा आर डी थीटा। लैम्बडा आर फैम्बडा आर बाहर करो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट देखना जानते हैं ना। जनरली बच्चा क्या करता है, कांस्टेंट का ऑप्शन है, लिमिट का बता दिया, कांस्टेंट का ऑप्शन लेना। जनरली बच्चा क्या सोचता है कि भाई साहब जो बड़ी है ना कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं वो कांस्टेंट है। अरे नहीं, कांस्टेंट कैसे देखते हैं सुनो, कांस्टेंट कैसे देखते हैं सुनो, मैंने गलती कर दी जल्दबाजी। कांस्टेंट कैसे देखते हैं, एलिमेंट को पकड़ो, पकड़ो और घुमाओ, घुमा रहे, अब घुमाने से रेडियस आर चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, तो ये कांस्टेंट। ठीक है, इसको पकड़ो, घुमाओ, लैम्बडा चेंज हो रही है ना, हाँ सर जी, थीटा थीटा के साथ लैम्बडा चेंज हो रही है, थीटा चेंज हो रहा है, जब ये तुम यूं घुमाओगे इस एलिमेंट को तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो लैम्बडा चेंज होगा। इसका मतलब लैम्बडा कांस्टेंट नहीं है, आर कांस्टेंट है, लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा कितना आया, लैम्बडा तो दे रखा है, लैम्बडा cos थीटा और डी थीटा, देन लैम्बडा नॉट तो कांस्टेंट है, cos थीटा डी थीटा। ये भैया छोटी छोटी बातें सुन लिया करो मेरी, कहीं मजाक समझते हो। कांस्टेंट कैसे देखते हैं, एलिमेंट पकड़ो, घुमाओ, राशि देखो चेंज हो रही नहीं हो रही। ठीक है, लिमिट कैसे देखते हो बता दिया। अब लिमिट देखो, तो लिमिट तो वही -π/2 से +π/2, तो लैम्बडा नॉट आर है ना, ये साइन थीटा हो जाएगा यहाँ, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा, और ये हो गया -π/2 से लैम्बडा नॉट आर साइन π/2 माइनस साइन -π/2। ठीक है ना, तो लैम्बडा नॉट आर, बोलो तो ये कितना हो गया भाई, ये तो 1 हो गया है ना, ये माइनस माइनस प्लस फिर 1 हो गया, 2 नॉट। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 2 लैम्बडा नॉट। ओके, हाँ भाई समझ गए, हाँ बिल्कुल सही है, 2 लैम्बडा नॉट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एकदम सही तरीके से तुमको आना चाहिए, और यहाँ थोड़ा सा गौर करते रहें कि ये लैम्बडा किस तरह है, कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे लैम्बडा कोऑर्डिनेट्स के साथ वेरी कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट अलग है, मतलब कहीं तो चार्ज ज्यादा मिलेगा, कहीं चार्ज कम मिलेगा, तो लेकिन टोटल चार्ज जो है इस पर 2 लैम्बडा नॉट आर। ठीक है, चलो, तो 0 से π/2 और 0 से -π। ओके सही है, ठीक है भाई। चलिए अब मान लो ये पूरा सर्किल होता तो दादा, जैसे ये पूरा सर्किल होता है ऐसे, तो लिमिट क्या होती, 0 से 2π, 0 से 2π। अब 0 से 2π जब मैं लिमिट रखता, भाई एलिमेंट को घुमा लो ना, यहाँ से शुरू कर लो और यहाँ ले आओ, तो ये एंगल 0 से 2π घूमेंगे, तो 0 से 2π रखता तो sin 2π, पता है ना तुमको sin 2π का मान 0 होता है, 0, और cos 2π का मान, cos 0 का मान 0, ये 0 आता, तो ये 0 आता। तो सर क्यों बता रहे हो ऐसे, ऐसे क्यों बता रहे हो, लिमिट से क्या हो गया, सर्कल पूरा लेने से क्या हुआ। अब यहाँ पे देखो एक बात, इसका टोटल चार्ज 0 है, अब टोटल चार्ज 0 है, और ये हमको साफ साफ दिख रहा है कि लैम्बडा नॉट cos थीटा, ये हमको साफ साफ दिख रहा है कि लैम्बडा जो है वो थीटा पर डिपेंड है, अलग अलग थीटा पर लैम्बडा अलग अलग है, और ये टोटल चार्ज इसका आ रहा है 0, है ना। तो टोटल चार्ज 0 तभी आ सकता है जब कुछ हिस्से में तो पॉजिटिव चार्ज हो, कुछ हिस्से में कैसा हो, नेगेटिव चार्ज। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि टोटली पॉजिटिव हो सबका टोटल 0 कर लो, या टोटली नेगेटिव हो तो सबका टोटल 0, कुछ हिस्से में पॉजिटिव और कुछ हिस्से में कैसा है, नेगेटिव। तो थीटा यदि इसने यहीं से डिफाइन कर रखा है, मेरी एक एक बात को ध्यान सुनना, थीटा यदि वो यहीं से डिफाइन कर रखा है तब ये बोला है उसने, है ना,
भाई किसी ने कुछ भी लिख दिया, लैम्बडा बराबर जैसे कुछ भी कोई राशि लिख दी, वाई बराबर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख के छोड़ दिया और बोले करो काम। अरे महाराज बता तो सही, थीटा कहाँ पे है, एक्स कहाँ पे है, वाई कहाँ पे है ना? तो बताना तो पड़ेगा ना उसको। ये तुम क्या करो, कुछ नहीं कर सकते। तो यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जब वो लिखेगा ना तो 100% वो थीटा को डिफाइन करेगा और ओरिजिन को भी डिफाइन करेगा कि ओरिजिन कहाँ है ना? तो जनरली ओरिजिन कहाँ माना जाता है, जनरली सेंटर पे ही मान लेते हैं। वाले मैथमेटिक्स में बच्चों को नहीं फंसाना चाहते, अपन तो कॉन्सेप्चुअल बात करना चाहते हैं, तो ठीक है मैथमेटिक्स में मत फंसाओ इसको, अपना ओरिजिन सेंटर पे। अब वो ओरिजिन सेंटर पे रख देता, तुम गौर नहीं करते और तुम्हारा दिमाग फिट हो जाता कि यार ओरिजिन तो हमेशा ही सेंटर पे होता है, ओरिजिन तो हमेशा ही सेंटर पे होता है, ऐसा मत समझना कभी भी, ठीक है ना? तो उसका ओरिजिन सेंटर पे रखना ना रखना, इन बातों पे गौर करें। दूसरी बात पे गौर करें कि ये जब डिफाइन कर रहा है तो थीटा तो 100% डिफाइन करे, ठीक है ना? अब तीसरी बात जो यहाँ से आ रही है कि भाई टोटल चार्ज जीरो मिल रहा है, तो टोटल चार्ज ज्यादा जीरो मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब कुछ पोर्शन तो पॉजिटिव है और कुछ पोर्शन नेगेटिव है ना? तो कौन सा पोर्शन पॉजिटिव है, अपर हाफ या लोअर हाफ? इसको हम इससे देख सकते हैं, इसको हम इससे देख सकते हैं। तो देखो लैम्डा थीटा की वैल्यू पुट करते जाओ, थीटा बराबर 0 से पाई तक आओ, 0 से पाई तक आओ, तो 0 से पाई तक आओगे तो देखो क्या मिलेगा तुमको, 0 से पाई बाई 2 आओ पहले यार, 0 से पाई बाई 2 आओ, है ना? तो यहां से जब तुम पाई बाई 2 जाओगे तो पॉजिटिव बोलेगा, पाई बाई 2 से पाई जाओगे तो नेगेटिव बोलेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव बोलेगा, फिर यहाँ नेगेटिव बोलेगा। तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव बोलना, यहाँ चार्ज नेगेटिव बोलना कॉस के हिसाब से, यहाँ चार्ज पॉजिटिव और यहाँ चार्ज, ये स्थिति आनी। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे। हो सकता है ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ ले, तुमसे मजे ले ले, नहीं? अब मान लो कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ पड़ जाता, अपन कर लेते हैं हालांकि कॉस टू थीटा बॉस थीटा करके कोई आंसर आ जाता। तो तब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, तब तुम डायरेक्ट ही बता सकते हो कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा होता तो क्या आंसर जीरो आता, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना तुमको तो, है ना? इंटीग्रेशन करके सब बता दें, कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है, कॉस टू थीटा बॉस टू थीटा करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा होता तो क्या इसका टोटल चार्ज जीरो आता? अब कॉस स्क्वायर में सारा पॉजिटिव बोलता ना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बोलता, पॉजिटिव बोलता कॉस स्क्वायर में तो यार। कॉस स्क्वायर में पर आप पॉजिटिव नहीं यार, वो वाला पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव होगा, कॉस की वैल्यू देख लेना, पाई बाई 2 से पाई नेगेटिव होती है, ठीक है ना? हाँ भाई, कॉस की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई नेगेटिव होती है, कॉस स्क्वायर होता तो पूरा ही पॉजिटिव आता, ठीक है ना? समझ गए? ग्राफ से देख ले अपन, ग्राफ याद है ना कॉस का, तो कॉस का ग्राफ क्या होता है, यूं तो जाता है तो ये जीरो, यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाता है, पाई बाई 2 से पाई यहाँ तक हो जाता है, पाई से 3 पाई बाई 2 यहाँ तक हो जाता है, पाई बाई 2 पाई, है ना? और पाई से 3 पाई बाई 2, बोलो, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ तो पॉजिटिव, है ना? 3 पाई पाई बाई 2 से, सॉरी क्या हो गया ये क्या हो गया दोबारा, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, तो यहाँ ये नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव है ना, अपन जल्दबाजी में करके ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ बोल, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, ठीक है? और यदि कॉस स्क्वायर होता, कॉस स्क्वायर में टोटली पॉजिटिव आता, तो नेगेटिव चार्ज तो कभी जीरो आना ही नहीं, चार्ज तो कभी जीरो आना ही नहीं, ठीक है ना? तो ये बात इसकी हुई। दूसरी बात, एक डिस्क लेते हैं, देखो डिस्क लेके चलते, थोड़ा थोड़ा अपन सीखे इनको, एक डिस्क लेके चलते हैं, ऐसे कोई सिखाने वाला नहीं है, गारंटी मेरी को तुमको सिखा जाएगा ऐसे, अपनी अपनी बकेंगे सब,
ये डिस्क है। चलो डिस्क में पहले हाफ डिस्क ले लो। ठीक है, डिस्क है ये। डिस्क माने चक्ति, सर्कुलर डिस्क। ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस आर, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं खुद ही डिफाइन कर रहा हूँ पहले से। और उसका ओरिजिन कहाँ पे, के सेंटर पर ही। रेडियस रेडियस होगी, इसका सिग्मा डिफाइन होगा, तो सिग्मा क्या है, कांस्टेंट। देन चार्ज बताओ। अब बताओ इंटीग्रेशन करने की जरूरत है क्या तुमको? सिग्मा डी आएगा, सिग्मा डी आएगा। ठीक है, बोलो। सिग्मा डी आएगा, तो यहाँ पे सिग्मा डी ए कौन सा, तो डी ए तो कहीं होगा, छोटा मोटा पड़ा होगा। अब डी ए यहाँ पे देखें तो डी ए में इस तरह ले रहा हूँ, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस तरह का ले रहा हूँ, रेक्टेंगल नहीं लिया है। यहाँ पे जो मैंने डी ए लिया है, वो मैं जल्दबाजी में हुआ था, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल नहीं लिया है यहाँ पे, मैंने जो एलिमेंट लिया है डी ए अपन को लेना है, डी ए डिस्क पे तो लेना है, डिस्क की सरफेस पे। तो रेक्टेंगल नहीं लिया, बोले क्यों नहीं लिया सर? रेक्टेंगल इसलिए नहीं लिया कि अपन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने दिमाग में क्या होता है कि इस पूरे एलिमेंट को सरफेस पर घुमाना है ना। कोई भी अपन एलिमेंट लेते हैं तो अपना सम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब इस एलिमेंट पर चार्ज, ऐसे ही दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, सब पे चार्ज, सबको जोड़ना। या मेरी भाषा में एलिमेंट को हमें मूव कराना है सरफेस पर। तो दादा जब तुम रेक्टेंगल लेके एलिमेंट को मूव कराओगे, हैं, तो एलिमेंट तो अपने कोने छोड़ जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल बनाओगे, यहाँ पे फिर रेक्टेंगल बनाओगे, तो जगह नहीं छूटेगी क्या, कॉर्नर छूट जाएंगे ना। तो कभी भी यहाँ पे रेक्टेंगल ना लें। हाँ, यदि मान लो उसने डिस्क की रेक्टेंगल दे रखी है तो तुम एलिमेंट रेक्टेंगल ले सकते। इसकी रेक्टेंगल दे रखी है, स्क्वायर में दे रखी है, तो एलिमेंट तुम रेक्टेंगल लो, स्क्वायर लो, कुछ भी लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन यदि सर्कुलर दे रखी है तो तुम्हें भी एलिमेंट इस तरह का ही लेना पड़ेगा, एलिमेंट इसी तरह का लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गौर करें मेरी छोटी छोटी बातों। अब यहाँ पे कि सर जी इसका एरिया क्या लिखोगे अब आप? इसका एरिया लिखना तो बड़ा आसान है। बोले कैसे? मैं साले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लूंगा ही नहीं। अब देखो डिसीजन हो रहा है अपने आप ही। किसका डिसीजन हो रहा है कि कार्टेशियन ले रहे हो या पोलर ले रहे हो? मैं अब कार्टेशियन लूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं कार्टेशियन लूंगा तो इसकी लंबाई और चौड़ाई लिखना मेरे लिए तो महाभारत हो जाएगी इस एलिमेंट की। जैसे मैंने अल्पांश लिया है और मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में ले लूं, तो मेरे लिए तो इसकी लंबाई चौड़ाई लिखना महाभारत हो जाएगी। तो मैं क्यों फंसू इन चक्करों में? तो मेरा दिमाग काम कर रहा है यार, इसका तो तू एरिया पोलर में लिख सकता है बढ़िया। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एरिया मैं पोलर में लिख लेता हूँ। तो देखो पोलर में तो लिए बहुत आसान है ना, थीटा, ये फिर आर होता है, ठीक है ना। तो ये डी थीटा, तो ये वाली लेंथ तो आर डी थीटा हो गई, क्या हो गई, आर डी थीटा। तो ये वाली लेंथ आर डी थीटा और ये लेंथ डी आर, आर वाली डायरेक्शन में तो डी आर होगी ना, तो ये लेंथ तो डी आर होगी और ये आर डी थीटा। देन एरिया ऑफ दिस एलिमेंट आर डी थीटा और डी, पुट हियर आर डी आर डी थीटा, ठीक है। बोलो इंटीग्रेट। तो सिग्मा तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट नहीं है प्यारे, क्योंकि तुम एलिमेंट को जब मूव कराओगे आगे पीछे तो स्मॉल आर तो चेंज हो, आर डी आर डी। अब बताओ एलिमेंट को घुमाओगे तुम, ठीक है ना, तो थीटा की लिमिट तो तुम चाहो तो 0 से पाई ले लो, और चाहे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैं तो यहाँ पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई लूंगा, क्योंकि थीटा यहाँ से डिफाइन है, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो ये तो पाई आना है, तो वो होना नहीं। तो सिग्मा पाई, ये खत्म कर दिया मैंने डी थीटा। अब डी आर को हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू,
जीरो से आर जाएगी ना, आर की लिमिट तो जीरो से आर। तो एलिमेंट को यूं भी तो घुमाओगे तुम, अब यूं नहीं घुमाओगे, यूं घुमाओगे और एक यूं घुमाओगे। थोड़ा सा एक बात और देखो, जब मैं यूं घुमा रहा हूं तो ये चीजें कवर हो रही है, देखो ये, और हाथ भी देखो मेरा कहाँ रहा है, यूं घुमा रहा हूं और देखो हाथ अपने आप ही नीचे आ रहा है मेरा। तो हाथ नीचे आ रहा है, थीटा चल रहा है और आर चल ही रहा है। तो जीरो से आर और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो बोले इतनी मेहनत की सर जी तुमने इसके लिए, ये तो मैं पैसे ही बता देता। सिग्मा कांस्टेंट है, एरिया का गुणा कर लो, सिग्मा कांस्टेंट एरिया गुणा करो, चार्ज आ जाएगा। बोलो। पर मैं बताना चाहता था ये तो पहले ही बता देता। क्यों नहीं बताई मैंने ये बात? इसलिए नहीं बताई कि तुम हमेशा ही ऐसा करोगे फिर। तो मेरी बात पे गौर ही नहीं करोगे, सिग्मा कांस्टेंट है तो ही तुम एरिया से गुणा कर सकते हो। सिग्मा यदि डिपेंडेंट होता थीटा पे, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन में लेता हूँ, थीटा पे डिपेंडेंट होता, देन आंसर ए थोड़ी आता, है ना। जैसे एक एग्जांपल लूं कि भाई 5 पेनों की कीमत 20 रुपए है, तो एक पेन की कीमत बताओ। अरे मैं पहले थीटा के हिसाब से छोड़ा दिया, डबल इंटीग्रेशन एक साथ नहीं किया दादा, थीटा के हिसाब से छोड़ा दिया। हाय सुनील। फिर उसके बाद किया मैंने उससे आर के रेस्पेक्ट। थीटा का तो देखो ना, जीरो से माइनस पाई बाई टू कर लो पहले, फास्ट कर दिया थोड़ा सा। तो अब मैं एक बात कह रहा था तुमसे कि सिग्मा कांस्टेंट है तो तुम एरिया का गुणा करके डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। तुम सोचो थोड़े से कि यदि सिग्मा कांस्टेंट नहीं होता, सिग्मा डिपेंड ऑन थीटा होता या सिग्मा डिपेंड ऑन आर होता, कुछ भी होता, है ना, तो क्या तुम चार्ज सिग्मा इंटू एरिया बताते? नहीं बताते ना, आता ही नहीं। तुम रख के देख लो, मानो सिग्मा होता सिग्मा नॉट स्मॉल आर स्क्वायर कुछ भी, तो सिग्मा नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, सिग्मा नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, तो आर क्यूब बन जाता है। आर क्यूब तो यहाँ था आर फोर बाई फोर, आर फोर बाई फोर। तो सिग्मा यदि कांस्टेंट है तो ही एरिया से गुणा करके तुम डायरेक्ट बता सकते, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं, मतलब कहना क्या, मैं बस एक बात याद कराना चाहता हूँ भैया, 4 पेनों की कीमत यदि 20 रुपए है तो एक पेन की कीमत 5 रुपए नहीं है। 4 पेनों की कीमत यदि 20 रुपए है तो एक पेन की कीमत 5 रुपए कतई नहीं है। नहीं है ना अनमोल? क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि हर पेन की कीमत सेम है, अलग अलग कीमत का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, अलग अलग है, मुझे नहीं पता। हाँ वो कहता यहाँ पे कीमत का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, देन 5 रुपए। वो कहता कीमत का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है भैया, इस तरह है, देन में तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहाँ मिले। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा जो है वो एक सब जगह पे सेम है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पे सेम है, देन यू कैन से दैट ऑलवेज। लेकिन यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है तो फिर तुम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चूंकि वाली जो विद्या है, क्योंकि इकाई क्षेत्रफल का एरिया, इकाई क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, देन इतने एरिया का इतना, है ना। तो ये चूंकि वाली विद्या भैया धरे रखो अपने जेब में, ये तभी लगाओ जब तुमको ऐसा लगे कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, अब चाहे वो चार्ज का हो, चाहे मास का हो, चाहे किसी का भी, ठीक है। ओके, समझ गए, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्क ले ली, अब इसको हाफ ले लो फुल ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है, लिमिट विमिट कैसे ठोकते हो, है ना। तो अभी अपनी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चालू नहीं हुई है, अपन तो अभी खेल रहे हैं, है ना। तो एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला पॉइंट थोड़ा सा गौर करना, और एक मैंने जो ये बातें सिखाई हैं इस पे गौर करना, ठीक है, कोई गड़बड़ ना करें। अब
एक एग्जांपल और लास्ट, ऐसा करता हूं, डिस्क विस्क ले ली, एक सिलेंडर लेते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहीं सही हूं या गलत हूं। सही गलत का मतलब कि मैं तुमको इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो तुम थोड़ा सा पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, या मजे ले रहे हो मेरे से, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे है इस तरह से। सॉरी, मैं देखो एक बात और, कि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा यहाँ से चालू होगा जब भी मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात करूंगा या ये इलेक्ट्रिसिटी में बात करूंगा, तो हमेशा एक्स वाई जेड मेरा यही होगा, और तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन होगा वो भी इस तरह होगा। ठीक है, अब ये यूं कह रहा है कि ये जो इसका कर्वलीनियर सरफेस, कर्वलीनियर मतलब ये वाला सरफेस, इसकी चार डेंसिटी सिग्मा, और ये सिग्मा सिग्मा नॉट कॉस फाई। ठीक है, बोलो फाई क्या है? फाई के लिए इसने डिफाइन कर दिया भाई साहब, ये रहा फाई, ये फाई। ठीक है, देन इसके सरफेस पर, कर्वलीनियर सरफेस पर चार्ज डिटरमाइन करो, ये क्वेश्चन है। कर्वलीनियर सरफेस पर चार्ज डिटरमाइन करो, रेडियस पेडियस दे रखी है कि इसकी रेडियस आर है, लेंथ इसकी एल, ये हमको, तो इसका जो कर्वलीनियर सरफेस है उस पर चार्ज हमको डिटरमाइन करना है। देन व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे तो वही करना चाहिए, बोले सिग्मा डी ए आ जा। ठीक, अब सिग्मा को सिग्मा नॉट कॉस पाई। अब बेटा मेरा प्रश्न ये, डीए क्या है? डीए एरिया ऑफ एलिमेंट ऑन कर्वलीनियर सरफेस, कर्वलीनियर सरफेस पर जो अब जब लोगे तुम उसका एरिया, कर्वलीनियर सरफेस पर एरिया बताओ क्या होता है? कर्वलीनियर सरफेस पर एरिया, तो कर्वलीनियर सरफेस पर एरिया में कहा था कि तुम्हें आना चाहिए अच्छे से, तो कर्वलीनियर सरफेस जो है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये एरिया बनेगा यहाँ इस तरह का। और देखो मजबूरी में मुझे अपने आप ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ गया, प्रॉब्लम अपने आप बता देगी तुमको कि कौन सा सिलेंड्रिकल लेना, कौन सा सिस्टम लेना है, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, पोलर, कार्टेशियन, जो भी। ठीक है, तो ये एरिया बनेगा। अब ये लेंथ तो dz होती है ना, और ये लेंथ क्या होती है? रो डी फाई, रो डी फाई, तो ये लेंथ रो डी फाई है, ये dz है, तो यहाँ पे जो एरिया बनना है वो रो डी फाई और डी। दूसरे तरीके से कि ये जो है वो रो बराबर कांस्टेंट सरफेस, रो बराबर कांस्टेंट है ना, तो u1 बराबर कांस्टेंट सरफेस। अब u1 बराबर कांस्टेंट सरफेस पर h2 h3 du2 du3, h2 का मान 1 रो 1 बताया था ना, 1 रो 1, तो रो इंटू 1 डी फाई और डी, तो रो डी फाई, इस तरह भी देख सकते हैं मैथमेटिकल, तो रो डी फाई डी जेड, ये एरिया है। कल बता दिया था मैंने बहुत अच्छे से तुमको किस तरह एरिया है। एक तो दोबारा बता देता हूँ, क्रम याद रखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट का, रो फाई जेड है, तो ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, तो u1 सरफेस पर एरिया होता है h2 h3 du2 du3। h2 का मान, h1 का मान 1 होता है, h2 का मान रो होता है, h3 का मान 1 होता है। पुट यार, तो यही है, तो एरिया मुझे कहाँ, कर्वलीनियर सरफेस, मतलब रो बराबर कांस्टेंट सरफेस। ठीक है गणपत, आ गया तू आज? तो इसको रख दो यहाँ पे और सॉल्व कर दो, तो रो डी फाई, अब रो तो नहीं रखूंगा मैं, इसको आर रखूंगा, तो रेडियस मुझको क्या दे रखी है, आर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, सिग्मा नॉट आर कॉस फाई डी फाई, तो जीजेड तो कलेस कट गया, जीरो से एल, तो सिग्मा नॉट आर एल कॉस फाई, लिमिट 0 से 2 पाई होती है, पूरा सर्कल पूरा घूमना है अपन को, है ना, घूमना है ना, क्योंकि पूरे क्या कहते हैं उसको, पूरे कर्वलीनियर सरफेस पर चार्ज निकाला तो एलिमेंट को तो पूरे सरफेस पर घुमाना, तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट आर एल साइन फाई, तो साइन फाई 0 से 2 पाई, तो जीरो आएगा।
हमारे गणपत भैया ने तो पहले ही दे दिया, तो 0 आंसर। 10th एल है, 10th है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पोलर भी काम में ले लिया, देखो स्फेरिकल भी काम, सॉरी सिलेंड्रिकल भी काम में ले लिया, है ना। स्फेरिकल भी काम में ले सकते हो, स्फेरिकल भी काम में ले सकते हो, ठीक है, मेरी बात समझ गए। ओके चलो, मैं एक बार इसमें स्याही डाल दूं थोड़ी सी, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं अच्छे से। अब एक स्फेरिकल का उदाहरण लेंगे, एक स्फेरिकल का। अब यदि मान लो सिग्मा कांस्टेंट होता, तो अपन तो सीधा बोल देते 2πr l का मल्टीप्लाई कर लो सिग्मा इंटू 2πr l, क्योंकि इसका जो एरिया होता है। हाँ यार, बहुत दिन हो गए तेरे को आए भी, तो आता ही नहीं है। ये बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको खिला लूं थोड़ा सा। इनको पता नहीं है यार ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का चक्कर है ना। अब ये आगे कैसे जाएंगे, अब पता ही नहीं है। ये बातें क्लियर भी तो होनी चाहिए इनके, इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी चालू ही नहीं कर रहा अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट में ले रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है इंटीग्रेशन खतरनाक हो जाए, तो उसको तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में कोई प्रश्न ऐसे रटा हुआ नहीं होता कभी, फिर मन में आए जो मैं प्रश्न बोर्ड पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ का जो सिग्मा है वो सिग्मा नॉट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा फीटा तो पता है तुमको, ये जो पॉइंट है इसने यहाँ पे 5 से तुम्हें अभी कोई मतलब है ही नहीं। तो इसका ये जो ऊपर वाली सरफेस है कर्वलीनियर सरफेस, तो कर्वलीनियर सरफेस पर चार्ज बताना, ये चार्ज हमको डिटरमाइन, कर्वलीनियर ये नहीं, इससे हमें कोई मतलब। ठीक है, तो बताओ, वही चार्ज बराबर सिग्मा डी एंट्री है। अब सिग्मा फिग्मा तो ठीक है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा है, डी ए क्या रखोगे बताओ, डी ए। अब डी ए इस पर एरिया, पर ये वाला एरिया, अब ये एरिया क्या होता है, मतलब जो गोला होता है उसकी सरफेस पर यहाँ एरिया। अभी तो आर बराबर कांस्टेंट सरफेस होगी, तो आर बराबर कांस्टेंट सरफेस पर, है ना, एरिया क्या होगा, H2 S3 du2 du3, याद है ना। तो H1 का मान कितना, 1, H2 का मान R, H3 का मान R साइन थीटा, बोलो 1 R R साइन थीटा, ठीक है ना। और U1 का मान R, U2 का मान थीटा, U3 का मान पाई। हालांकि मैं तो डायरेक्ट बता सकता था, मैथमेटिकल चल दो। तो R बराबर कांस्टेंट मतलब U1 बराबर कांस्टेंट, तो U1 बराबर कांस्टेंट पर तो H2 S3 du2 du3 बनेगा, तो H2 क्या हो गया R, है ना, R साइन थीटा, तो D थीटा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दें, तो R² साइन थीटा डी थीटा d5, यही आया ना, बोलो क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सिग्मा नॉट तो कांस्टेंट, अब ये जो बेंजी है स्मॉल r, ये भी कांस्टेंट। बोलो ये कौन कैसे कांस्टेंट है, अरे दादा इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट यहाँ पे, क्योंकि तुम यहाँ एलिमेंट ले रहे हो, तो ये तो रेडियस बन गई ना स्मॉल r, सिग्मा नॉट R², है ना, cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब d5, फाई की लिमिट लगाओ, और डी थीटा थीटा की लिमिट लगाओ। तो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जानी है भाई, थीटा की लिमिट बोलो। तो थीटा की लिमिट जब ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो एक तो यहाँ तक जाना है हमको, और एक यहाँ तक जाना है।
ठीक है ना। तो थीटा की लिमिट जानी है, 0 से π/2 इधर जाना है और 0 से π/2 इधर जाना है। तो ऐसा बोल देता हूँ -π/2 से +π/2। तो थीटा तो -π/2 से +π/2 जाना है और फाई कितना जाना है, 0 से 2π, क्योंकि मुझे पूरा इस पर यूं घूमना है, पूरा घूमना है, तभी तो ये ऊपर वाला टोपा पूरा होगा। तो ऊपर वाला टोपा पूरा करना है तो 0 से 2π तो घूमना है फाई को। लिमिट कैसे देखते हैं, एलिमेंट को पकड़ो और घुमाओ। तो एलिमेंट को पकड़ूं और घुमाऊं तो ऊपर वाला टोपा पूरा करना है। तो टोपा पूरा करना है तो मुझको तो फाई को तो 0 से 2π घुमाना पड़ेगा। बोलो। और थीटा को -π/2 से +π/2 तक घुमाना। ठीक है, यहाँ पे लिमिट रख दो। तो 0 से 2π रखोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे फाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट r स्क्वायर इंटू 2π, है ना, फाई के रेस्पेक्ट में खत्म। तो -π/2 से +π/2 cos थीटा sin थीटा। ठीक है, समझ गए। तो इसको तो यार करो चा मत करो, ये तो शायद 0 आना आंसर, क्योंकि मुझे ओड फंक्शन दिख रहा है इसमें। इवन फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है भाई, जगह जगह माइनस थीटा वाला फंक्शन है तो ये 0 दिखेगा। और बाकी तुम करना चाहो तो कर लेना, ये आंसर आएगा जी। ठीक है, समझिए। और वैसे भी दिख रहा है कि इसको देखो, 0 से π/2 जाओगे तुम इधर तो ये तो पॉजिटिव बोलेगा यहाँ पे। तो इधर वाला जो स्पेयर है ये तो पॉजिटिव बोलेगा, और इधर वाला स्पेयर क्या बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा। वैसे आंसर जी। ठीक, क्योंकि फाई के साथ कोई वेरिएशन है ही नहीं, थीटा के साथ वेरिएशन है तो अपने आप 0 बोलना। तो इधर वाला आधा गोला तो पॉजिटिव और आधा गोला। यार मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत आगे तक जाएं, तभी मजा आए ऐसे। पैसा पैसा नहीं कमाना तुमसे, तुम्हारी दुआएं लेनी है मेरे को। ठीक है, तो समझे। और इनको थोड़ा सा सोचना जो मैं बोल रहा हूँ, इन सब बातों को तुम सोचना, ऐसे हल्के मत निकाल देना, नहीं तुमको हल्के में निकाल देगी। ठीक है ना, बहुत अच्छी बातें हैं जो मैं सिखा। क्लियर। तो चार डेंसिटी वाला लफड़ा क्लियर है ना, कहाँ पे कौन सा एरिया लेना है, कौन सा एरिया नहीं लेना, तो अच्छे से तुमको ये आना चाहिए। इसलिए मैंने कल बहुत ज्यादा गौर किया था, गौर कराया था दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब मान लो जैसे मैं कह रहा था तुमसे कि ये होता, ठीक, इसकी लेंथ होती L और विड्थ होती B, और इसका सिग्मा जो है वो कुछ ऐसा होता कि सिग्मा नोट और क्या करें, सिग्मा नोट एक्स कर दें। लेकिन एक्स फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स से मेरा ये ओरिजिन है, ये है ना, ओरिजिन इसने यहाँ बता दिया। देन निकालो। तो मैं क्या कर रहा था तुमसे कि वहां पे तुम ऐसा एलिमेंट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, मूव कराओ, सारा कवर हो रहा है। तो इसकी लेंथ dx हो जाएगी, इसकी dy हो जाएगी। देन एरिया क्या हो जाएगा, d है बराबर dx। यहाँ तुम्हें पोलर की जरूरत ही नहीं है, एक कार्टेशियन से काम चल रहा है। ये हो जाएगा सिग्मा dx dy, या सिग्मा नॉट x dx। ठीक है, तो ये चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपस में डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो y को सल्टा दो, तो y को सल्टाऊं तो q बराबर हो जाएगा सिग्मा नॉट तो कांस्टेंट है x dx, है ना, और y को सल्टाऊं तो y कहाँ से, 0 से b तक, तो b आ जाएगा एलिमेंट, है ना। और ये हो जाएगा सिग्मा नॉट b एल स्क्वायर वाई, एक्स की लिमिट 0 से। ठीक है ना, समझ गए। क्लियर। हाँ, थ्योरेटिकली मिल गया था उसका 0।
क्लियर है पिक्चर? तो आज की जो क्लास है उसमें मैंने तुमको एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करना सिखाया है, दूसरा डेंसिटी से खेलना सिखाया है। ठीक है, तो और ऐसे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा आज। और अब मैं बात जो करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या सिग्मा नॉट ए क्या हुआ? लिमिट तो जीरो से बी आएगी ना, वाई की बी एल स्क्वायर है वो, लेंथ है एल है, ए नहीं, ए है, एल है। हम्म, ठीक है भाई। तो अब मैं जो बात करने वाला हूँ तुमसे वो किसकी बात करने वाला हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिग्मा कौन सॉरी चार डेंसिटी कांस्टेंट हो सकती है और चार डेंसिटी डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स हो सकती है। कैसी भी हो सकती है पता नहीं। चार डेंसिटी टाइम पे डिपेंड है या नहीं। तो यदि कहीं चार डेंसिटी, जैसे मैं रो लिख रहा हूँ, ये जीरो है, जीरो ओवर डी टी जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चार डेंसिटी जो है टाइम के साथ विद टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना, टाइम के साथ कांस्टेंट, ठीक है ना, यहाँ पे टाइम। लेकिन इसके दो मतलब हो जाते हैं भाई, टाइम के साथ कांस्टेंट है तो रो जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रही है या नहीं कर रही है ना? तो कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, विद कोऑर्डिनेट, विद कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट टू पॉइंट विद, ठीक है ना। ओके, मतलब दूसरी भाषा में लिखें कि डी डेल रो ओवर डेल एक्स लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, कोऑर्डिनेट ही आ गया एक तरह से, नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता और ये। तो यदि ऐसा ये हो रहा है ना, कांस्टेंट है, टाइम के साथ कांस्टेंट है और ऐसा हो रहा है, ये कहलाता है फिर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और ये यूनिफॉर्म नहीं है फिर, नॉट नॉन यूनिफॉर्म। इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं, फिर भी मुझे बताना थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ऐसे ही हो सकता है कि ये भाई साहब ये ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं अपन, डी रो ओवर डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ये नॉट कांस्टेंट विद टाइम, तब तो टाइम के साथ कांस्टेंट भी नहीं है, फिर भी दो ऑप्शन बनेंगे, बनेंगे ना। एक्स वाला तो इस पे टाइम पे थोड़ी डिपेंड करता है भाई, कोई चीज कोऑर्डिनेट के साथ बदल रही है, टाइम के साथ नहीं बदल रही, नहीं बदल रही, मैं क्या कहूँ, हो सकता है ना ऐसा। तो अलग अलग जगह पे कोई चीज अलग अलग है, चार्ज अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन हर समय एक जैसा है, ऐसा हो सकता है। अलग अलग जगह पे चार्ज अलग अलग है, नहीं है, सेम है, सेम है, लेकिन हर टाइम पर अलग अलग, हर टाइम पर अलग अलग है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दो बात है, ये दो बात। कांस्टेंट का मतलब टाइम के साथ, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म किसके साथ, कोऑर्डिनेट्स के साथ बात कर। ठीक है, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो सुनो। यदि डेंसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है, यदि डेंसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है और उसमें भी एक्स के साथ या कोऑर्डिनेट के साथ कोई चेंज हो नहीं रहा है, कोऑर्डिनेट के साथ कोई चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे चार्ज 100% स्टैटिक, कैसा है, स्टैटिक। डेंसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है, टाइम के साथ देख रहे हैं कि हर मतलब हर टाइम पर जितनी है बेचारी उतनी है, और हर जगह पे जितनी है उतनी ही है, मतलब ये दोनों बात कर रहा हूँ, है ना, ये दोनों बात कर रहा हूँ कि हर जगह पे जितनी है, हर जगह पे
एक्स के साथ वेरी नहीं कर रही, एक्स के साथ वेरी नहीं कर रही, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, जितनी है उतनी है हर जगह पे। इसका मतलब चार्ज स्टैटिक है, स्थिर है, तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो यदि ये स्थिति आती है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कि भाई साहब डेल रो ओवर डेल टी जीरो, इसका मतलब टाइम के साथ तो डेंसिटी वेरी नहीं कर रही ना, और एक्स के साथ ही वेरी नहीं कर रही। एक्स के साथ वेरी मतलब हर जगह पे उतनी है मैं हर जगह पे, और टाइम के साथ भी वेरी नहीं कर रही, तो इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज वहां पे स्थिर है। दूसरा, कि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, कि जितनी है उतनी है, जितनी है उतनी है, ठीक है ना, लेकिन एक्स के साथ वेरी कर रही है, एक्स के साथ वेरी कर रही है, ठीक है ना। तो क्या वहां पे तुम चार्ज को भागता हुआ मान सकते हो, क्या चार्ज को भागता हुआ मान सकते हो, बोलो जल्दी से, ऐसे समझो, देखो क्या बोल रहा हूँ, इस बात को ऐसे समझो, मैं बताता हूँ। ये कोई वायर है, ये जगह, ये जगह, ये जगह और ये जगह, चार जगह इसमें मैंने दे दी। यहाँ पे चार्ज 2 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम, और ये डायरेक्शन क्या है, एक्स, ठीक है ना। चार डेंसिटी 2 कूलम पर मीटर, ऐसे बोल, 2 कूलम पर मीटर, 2 कूलम पर मीटर, 2 कूलम। तो बताओ मेरे को, यहाँ चार डेंसिटी एक्स के साथ वेरी कर रही है, नहीं कर रही, नहीं कर रही, जीरो है, ठीक है। कभी भी देखता हूँ, कभी भी देखता हूँ मैं, तो हमेशा मुझको ऐसा ही मिलता है। तो क्या टाइम के साथ वेरी कर रही है, टाइम के साथ भी वेरी नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ चार तो चुपचाप पड़ा है, चार कैसा पड़ा है, चुपचाप पड़ा है, बोलो, तभी तो पॉसिबल है ऐसा, चार्ज चुपचाप पड़ा है, कि हर जगह पे मुझको 2 कूलम पर मीटर मिल रहा है डेंसिटी, है ना, हर समय इतनी मिल रही है मुझको, तो मैं क्या कहूंगा, चार्ज चुपचाप ही तो पड़ा है, स्थिर पड़ा है। तो ये स्थिति क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ, क्या ऐसा तब नहीं हो सकता जब ये चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, कोई चार्ज यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो होता रहे, तो क्या ऐसे पॉसिबल नहीं है, बोलो, तो क्या पॉसिबल नहीं है क्या, तब भी ये पॉसिबल, तब भी ये पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन और बनता है कि ऐसा हो सकता है यदि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाए, है ना। तो यदि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उस समय वहां पे ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो हर जगह मुझे चार्ज डेंसिटी इतनी मिलनी, स्थिर है तब भी ये होगा और तब भी ये होगा। तो उस स्थिति को कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक, क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक। तो यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन बताए, ये जीरो, ये भी जीरो, है ना, ये जीरो और ये भी जीरो, तो मुझे ऐसा दिखेगा, मुझे ऐसा दिखेगा, हर समय हर जगह पे मुझको ऐसा दिखेगा। तो इसमें दो मतलब निकलते हैं यहाँ पे, कि या तो चार्ज स्टेशनरी है यहाँ पे, और या चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यदि ये चार्ज स्थिर है, स्टेशनरी है, देन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यदि ये चार्ज मूविंग है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो इट्स कॉल्ड मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है। अब मैं एक थोड़ी सी अपनी बात को फिर चेंज करता हूँ, कि मान लो ऐसा होता है,
इस जगह पे 2, इस जगह पे 3, इस जगह पे 4, इस जगह पे 5। ठीक है, इसका मतलब ये स्थिति हो जाती है। बोलो, होती ना ये स्थिति, डेल लैम्बडा ओवर डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0, होती है ना। ठीक, अब सोचो कि ये स्थिति कब पॉसिबल है, कि जब ये चार्ज स्टेशनरी होता या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता, दोनों में ही ये पॉसिबल। ये चार्ज ऐसे कैसे पड़े रहते हैं यहाँ पे, भागते ही नहीं, तब भी ये पॉसिबल है। और ये कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से ही भागते रहते हैं, तब भी ये पॉसिबल। बोलो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चार्ज स्थिर है, जब चार्ज भाग रहा है तो मैग्नेटोस्टैटिक्स, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इन दोनों स्थितियों में ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है कि चार्ज डेंसिटी डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट, लेकिन दोनों स्थितियों में चार्ज डेंसिटी टाइम पर कभी डिपेंड नहीं हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में चार्ज डेंसिटी टाइम पर कभी भी डिपेंड, ठीक है, इन दोनों स्थितियों। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज स्टेशनरी है, वहां पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, चार्ज डेंसिटी एक्स के साथ वेरी भी कर सकती है। मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब होता है कि चार्ज भाग रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है ना। एक नियत करंट आ रही है वहां पे, मैग्नेटोस्टैटिक नियत करंट हो जाएगी, फिक्स करंट हो जाएगी, वहां पे चार्ज भाग रहा है। सुने मेरी बात को, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट करंट आएगी वहां पे, कांस्टेंट करंट, ठीक है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, कांस्टेंट करंट आएगी, ठीक है। तो कांस्टेंट जब करंट आ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब वो मैग्नेटोस्टैटिक में भी लैम्बडा रो सिग्मा डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन टाइम पर तो कभी डिपेंड नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक में जो डेंसिटी होती है वो टाइम पर डिपेंड नहीं होती, कोई सी भी डेंसिटी, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बात करते हैं, डायनेमिक्स की, तो वहां पे चार्ज डेंसिटी टाइम पर भी डिपेंड, कांस्टेंट हो मत हो, एक्स के साथ यूनिफॉर्म हो चाहे मत हो, लेकिन टाइम पर भी डिपेंड है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेंसिटी टाइम डिपेंडेंट नहीं होती, टाइम पर निर्भर नहीं करती, इलेक्ट्रोस्टैटिक और लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डेंसिटी टाइम पर डिपेंड करती है। कोऑर्डिनेट के साथ तीनों में ही डिपेंड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, मुझे नहीं पता, दोनों ही बात है, ठीक है ना। क्लियर ये बात। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इसलिए सामने नहीं आता क्योंकि तुम्हारा ध्यान भटकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमेशा कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पर ही डिपेंड होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन टाइम पर कभी डिपेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, आर फंक्शन ऑफ, नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन ये नहीं होते, क्योंकि रो ही डेंसिटी यहाँ पे टाइम का फंक्शन नहीं होता, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है टाइम के साथ। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में रो जो है, सिग्मा जो है, लैम्बडा जो है, सब टाइम डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ डिपेंड, एक्स और वाई के साथ मुझे नहीं पता, हो भी सकते हो नहीं, ठीक है। कोऑर्डिनेट के साथ रो सिग्मा लैम्बडा ई वी ये वेरी कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते तीनों में, लेकिन टाइम के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक स्टैटिक में ये वेरी नहीं करते, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। क्लियर है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दी है, ठीक है ना, स्टार्ट कर दी है। तो एक बात दोबारा फिर मैं कहूँगा, यदि चार्ज स्टेशनरी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है,
चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है मेन रेस्टिक, चार्ज एसिलेट हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक, कल मिलते हैं। आज के लिए बहुत है इतना, कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास वही सब 5-10 पे। ओके, थैंक यू।